चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर किसानों का चक्का जाम देखने को मिला है। टोल नाके पर किसानों का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। परीक्षार्थियों और आवश्यक सेवाओं को रखा जाएगा मुक्त। आपको बता दें, सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का ये चक्का जाम है। चक्का जाम को देखते हुए अलर्ट मोड पर प्रशासन है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता यहां पर तैनात किया गया है। तो देखिए, किसानों का ये चक्का जाम रहने वाला है और इसी को लेकर, सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का ये चक्का जाम है। चक्का जाम को देखते हुए पहले से ही अलर्ट मोड पर प्रशासन इस वक्त नजर आ रहा है। आपको बता दें, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का जाब्ता भी तैनात किया गया है। सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का ये चक्का जाम है। और अब बीकानेर से बड़ी खबर यह है कि जेल में सिम ले जाते पकड़ा गया है होमगार्ड जवान। जवान कपड़ों में छिपाकर ले जा रहा था ये सिम कार्ड। आरएसी के जवान ने तलाशी के दौरान पकड़ा है। आरोपी जेठाराम जाट के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। बिचवाल थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच। तो देखिए, ये खबर सामने आई है, जहां पर एक होमगार्ड जवान जेल में सिम ले जाते पकड़ा गया है। आरएसी के जवान ने तलाशी के दौरान पकड़ा है। कल एक वीडियो सामने आई थी, जिसमें जेल में डांस करते हुए जो कैदी मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे थे, वो भी जेल में शूट किया गया था वीडियो, जिससे साफ जाहिर हो रहा था जेल में फोन भी कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं। और आज ही ये खबर सामने आती है कि जवान कपड़ों में छिपाकर सिम कार्ड ले जा रहा था और जेल से कई बार बाहर धमकी भरे कॉल्स भी आ चुके हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री तक को धमकी दी गई थी जेल के अंदर बैठकर आरोपियों के द्वारा। अब इससे जाहिर होता है कि किस तरीके से जेल की व्यवस्थाओं, जेल की सुरक्षा पर सवाल उठने लाजमी हो रहे हैं। सीएमआर में पहुंचे हैं। दोपहर 2 बजे तक सीएम 1-to-1 मीटिंग में रहेंगे व्यस्त। बजट को लेकर भी मुख्यमंत्री की व्यस्तता रहेगी। भरतपुर के विकास कार्यों को लेकर ये अहम बैठक है। शाम 4 बजे भरतपुर से जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर बैठक रहेगी। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में होगी ये बैठक। डीसी, डीएम, एसपी, निगम आयुक्त इसमें मौजूद रहने वाले हैं। तो भरतपुर के विकास कार्यों को लेकर ये अहम बैठक रहने वाली है। जयपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। सीएमआर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शाम 4 बजे भरतपुर से जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर बैठक करेंगे और सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। डीसी, डीएम, एसपी, निगम आयुक्त इसमें मौजूद रहने वाले हैं। दोपहर 2 बजे सीएम 1-to-1 मीटिंग में व्यस्त रहेंगे। कोटा से अब बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर नांता डिस्पेंसरी में चिकित्सा कर्मी नदारत नजर आ रहे हैं। 1.5 दर्जन डॉक्टर्स कर्मचारियों की ड्यूटी है। ड्यूटी के बाद भी सिर्फ 2 कर्मचारी आ रहे नजर। ग्रामीणों को बिना इलाज के लौटना पड़ रहा है वापस। चिकित्सा विभाग के बड़े अधिकारियों ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई है। देखिए, ये नांता डिस्पेंसरी में चिकित्सा कर्मी नदारत है। यहां पर सिर्फ 2 कर्मचारी हैं जो ड्यूटी पर नजर आ रहे हैं। अब ग्रामीण पहुंचते हैं, डॉक्टर्स नहीं मिलते, इलाज के बिना ही लौट जा रहे हैं। चिकित्सा विभाग से बड़े अधिकारियों से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। अब देखना होगा कि क्या यहां पर डॉक्टर्स और कर्मचारियों की जो ड्यूटी लगाई गई है, जो नहीं पहुंचे हैं, उन पर कोई एक्शन लिया जाता है, क्योंकि चिकित्सा विभाग तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है। नदी पार का एकमात्र डिस्पेंसरी के हालात हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस डिस्पेंसरी में करीब 5 से 6 हज़ार की आबादी वाले लोग जो ये यहाँ आते हैं, अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। लेकिन और इस अस्पताल में लिस्ट में बताया जा रहा है कि करीब 1 दर्जन से अधिक डॉक्टर सहित अन्य कर्मचारी व कार्मिक की ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक भी जो है आपको डॉक्टर और अन्य कार्मिक नज़र नहीं आएंगे। हालांकि 2-3 कार्मिक जरूर है, लेकिन वो भी कहीं दूसरी जगह व्यस्त है और खाना खाने के लिए व्यस्त हैं। तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। एक कक्ष की आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ जो मरीज और परिजन जो आते हैं, उनको न केवल इलाज के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, बल्कि दवाइयाँ तक उपलब्ध नहीं करवाई जाती हैं। एक सामान्य सी दवाई के लिए भी मरीजों को सुदूर अंचल और दूर तक जाना पड़ रहा है। तस्वीर दे सकते हैं, ये डिस्पेंसरी के हालात है, जहां आप देख सकते हैं पूरे में कोई भी, एक भी कक्ष में आपको डॉक्टर नजर नहीं आएगा, दूसरे कोई कार्मिक नजर नहीं आएंगे और डॉक्टर तो दूर, कर्मचारी भी तक यहाँ आपको उपलब्ध नजर नहीं आ रहे हैं। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो नदी पार का इलाका है, वहाँ जो है चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से जो है एक तरह से ठप ही कही जा सकती है। लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं हम। आशिक अली भैया की जो कैंप, उनकी ड्यूटी और सखी कैंप में लगा दी ना, 21 स्टाफ की तो हम थी और एक
एक स्टाफ की वहाँ पे लगा दी, वो ट्रेनिंग है आगे की। पूरे इस डिस्पेंसरी में 2-3 ही है? हाँ। और 2-3 बाकी पूरी ड्यूटी कितने लोगों की है ये बता सकते हैं क्या पूरे अस्पताल में? एक तो मैम है, हाँ 3 स्टाफ हैं, नर्सिंग ऑफिसर जो 3 हैं, एक फार्मासिस्ट भी है, एक एएनएम है, हम टोटल 5 हैं। 5 ही हैं। तो देख सकते हैं कि 5 जो डॉक्टर सहित अन्य जो स्टाफ है वो 5 मात्र 5 हैं। उनमें से भी बहुत सारे जो है नजर नहीं आ रहे हैं। नदी पार के इलाके के डिस्पेंसरी के हालात यहाँ देख सकते हैं। शानदार जो है आलीशान ये डिस्पेंसरी बनी हुई है, लेकिन कुछ कार्मिक नदारद नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ कार्मिकों की जो है बताया जा रहा है कि सरकारी विभाग में अलग जगह के ड्यूटी लगी हुई है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। कोचिंग स्टूडेंट के मानसिक संतुलन और उनकी चुनौतियों को समझने के उद्देश्य से कामयाब कोटा और कोटा केयर्स अभियान के तहत कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने लैंडमार्क इलाके के गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं के साथ डिनर किया। उनके साथ संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। कोटा में पढ़ने आए स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षित और सकारात्मक माहौल बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। कलेक्टर ने छात्रों को ओवर थिंकिंग से बचने, दिन में एक बार अपने परिवार से बात करने की सलाह दी है। कहा कि कभी तनाव महसूस हो तो खुद को किसी एक्टिविटी में व्यस्त करें ताकि नकारात्मक विचारों से बचा जा सके। हैं, मेरे हर दर्द का अपनी बाहों में इलाज रखते हैं। खरोच मेरी एक उन्हें कई रात जगा देती है। पापा भी ना दिल अपने पास और धड़कने मेरे होठों की मुस्कान में रखते हैं। सब नजर आता है एक आप ही नहीं, आज भी लगता है आप आओगे और पूछोगे ठीक है बेटा, पर अब ये शब्द कानों तक आते ही नहीं। जिंदगी में बहुत उलझन है, पापा पास आप भी नहीं, कोई नहीं है जो आकर बोले बेटा घबराना नहीं। मन करता है पहले के जैसा आपसे घंटों तक बातें करूं, पर अब ये मेरी किस्मत में नहीं। आप यादों में जिंदा हो पापा, फिर भी ये दिल चुपके चुपके रोता है। कोई नहीं है आंसू पोंछने वाला, खुद ही चुप होना पड़ता है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित पुष्टि मार्गी की तृतीय पीठ के द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में फाग उत्सव में राल के दर्शन हुए। मंदिर में विशेष दर्शन करने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। होली दहन से पहले मंदिर में अब 7 बार और राल के दर्शन होंगे। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की दूज पर व्रजभूषण का उत्सव मनाया गया। प्रभु द्वारकाधीश को सोने के बंगले में बगीचा बनाकर प्रभु को पथराया गया। शयन में राल की झांकी के दर्शन हुए। गोवर्धन चौक में राल उड़ाई गई। तो ये हैं तस्वीरें राल की झांकी के दर्शन आप भी कर सकते हैं। फाग उत्सव में राल के दर्शन हुए। 7 बार और राल के दर्शन जो हैं वो देखने को मिलेंगे। होली दहन से पहले ये दर्शन होंगे। जिम्मेदार विकास के ऐतराज के बाद भी पाकिस्तान की ओर से मोरवी में बनाए गए रेलवे स्टेशन तक टूरिस्ट रेल का संचालन शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान की टूरिस्ट रेल 0 लाइन तक पहुंची है। रेल के साथ पाक रेंजर्स भी आए थे और इस रेल के आने जाने पर बीएसएफ चौकस है। भारत और पाकिस्तान के बीच में 2006 से शुरू हुई ट्रेन थार एक्सप्रेस के बंद होने के बाद में दोनों ही रेलवे स्टेशन, एक तरफ भारत के मोनाबाव और दूसरी तरफ खोखरापार, जहां पर बॉर्डर के नजदीक जो रेलवे स्टेशन था वह बंद से थे। लेकिन अब पाकिस्तान ने उसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर एक ट्रेन शुरू की है जो पर्यटकों को लेकर के यहां पर खोखरापार पहुंची है, जो कि 9 फरवरी को पहली बार उनका फेरा हुआ है और उसकी सूचना बीएसएफ के अधिकारियों को भी दी गई है और बीएसएफ के अधिकारी भी इस बात को लेकर अब चौकस हो चुके हैं। भारत के ऐतराज के बावजूद पाकिस्तान की ओर से खोखरापार वर्तमान मोरवी में बनाए गए रेलवे स्टेशन तक टूरिस्ट रेल का संचालन शुरू कर दिया गया है। ये रेल 100 से ज्यादा यात्रियों को 0 लाइन के पास तक ला रही है, जहां से पाकिस्तानी यात्रियों को भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिखाई जा रही है। इस स्टेशन का अवैध निर्माण 2005 में 0 लाइन के ठीक पास किया गया था। ऐसे में अब सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
भारत पाकिस्तान के बीच मुनाबाव से खोखरा पार पाकिस्तान तक पैसेंजर ट्रेन थार एक्सप्रेस शुरू की गई थी। इसे 2006 में शुरू किया गया था। इससे पहले दोनों देशों ने इंटरनेशनल स्तर के रेलवे स्टेशनों का निर्माण किया था। थार एक्सप्रेस सप्ताह में एक बार जोधपुर से मुनाबाव होते हुए खोखरा पार तक जाती थी। भारत ने नियमों को ध्यान में रखते हुए जीरो लाइन से 1 किलोमीटर दूर मुनाबाव में इमिग्रेशन सेंटर और रेलवे स्टेशन बनाया था, लेकिन पाकिस्तान ने इंटरनेशनल नियमों को धत्ता बताते हुए खोखरा पार में जीरो लाइन के ठीक पास में ही छपरे नुमा रेलवे स्टेशन का निर्माण करा दिया। तत्कालीन समय में भारत ने ऐतराज किया, लेकिन पाकिस्तान ने विरोध के बावजूद रेलवे स्टेशन बना दिया। भारत के पुलवामा में आतंकी अटैक के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के बाद थार एक्सप्रेस ट्रेन 2019 में बंद कर दी गई थी। तब से दोनों देशों के रेलवे स्टेशन लगभग बंद हैं। पाक विस्थापित लगातार इस ट्रेन को वापस शुरू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये ट्रेन फिलहाल शुरू नहीं हुई है। अब पाकिस्तान ने सिंध डेजर्ट सफारी का अंतिम स्टेशन बना दिया। पाकिस्तान ने हाल ही में सिंध डेजर्ट सफारी नाम से एक रेल शुरू की है। इसका उद्देश्य पर्यटन विकास बताया जा रहा है। कराची से यह 2 दिन के लिए चलने वाली रेल का अंतिम स्टेशन मारवी यानी कि खोखरा पार कर दिया गया है। ये रेलवे स्टेशन जीरो लाइन के ठीक पास में है। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने ठीक जीरो पॉइंट पर यात्रियों को लाना शुरू कर दिया है। ये यात्री पाकिस्तान के किसी भी कोने से आ सकते हैं। भारत में ये इलाका सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंधित इलाकों में शामिल है। यहाँ पर स्थानीय लोगों के अलावा कोई भी बिना अनुमति नहीं आ सकता। पाकिस्तान के द्वारा ये पर्यटन की ट्रेन अब चर्चाओं में है और बीएसएफ इसके ऊपर कड़ी निगरानी रखे हुए है। हालांकि पाकिस्तान की जो फितरत है उससे हर कोई वाकिफ है और उसको लेकर के सुरक्षा एजेंसियां भी अब अलर्ट मोड पे आ गई है कि कहीं पाकिस्तान की ओर से यह पर्यटन के साथ साथ कुछ और मंशा तो नहीं है। इसको लेकर के अब सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो चुकी है और जो 9 फरवरी को पहले फेरे में जो ट्रेन पहुंची थी उसकी भी अब जांच पड़ताल भी हो रही है और उसके ऊपर निगरानी रखी जा रही है और सुरक्षा एजेंसियां भी अपनी ओर से पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान के ओर से यह पर्यटन की जो ट्रेन चलाई गई है यह पहली बार होगी या फिर यह एक पर्यटन को लेकर के वहां इस तरह की कोई गतिविधि बढ़ती है। इसको लेकर अब सुरक्षा एजेंसियां जो है वो अलर्ट मोड पे है। कैमरा पर्सन गणपत के साथ प्रेमदन देथा, न्यूज 18 बाड़मेर। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है। फरवरी का दूसरा सप्ताह गर्मी का एहसास लेकर आया है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जालोर और जैसलमेर में तपिश बढ़ी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में अभी से गर्मी की मार। बाड़मेर में पारा पहुंचा 33 डिग्री पार। छांव की ठाव खोज रहे राहगीर। फरवरी में अप्रैल मई वाली गर्मी। गन्ने की रस की दुकानें सजने लगी हैं। झुलसाती हवाओं ने राह चलना दूभर कर दिया है। इसीलिए राहगीर छाव में आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा ना, तस्वीरें फरवरी की हैं, 14 फरवरी की। कायदे से अभी तक गर्मी की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन बाड़मेर में तापमान 37 डिग्री तक पहुंच गया है। जी हाँ, राजस्थान में मौसम का बदलता मिजाज लोगों को हैरान कर रहा है। धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। मौसम विभाग ने तापमान में 2 से 3 डिग्री और बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान फतेहपुर में 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पूरा बात करें जो विंटर का, तो ठंड तो कम पड़ा ना। जैसे अगर दिल्ली का बात करें, नॉट ओनली दिल्ली, इवन हिल्स का भी, तो कोई मेजर कोल्ड वेव स्पेल नहीं रहा। विंटर थोड़ा वार्मर रहा, जैसे हम टाइम टू टाइम बता रहे हैं। अगर फरवरी का बात करें तो फरवरी का जो 3 से 10 फरवरी था, 3 to 10 फरवरी, है ना, टेम्परेचर जो है थोड़ा राइज। देश के प्रमुख मौसम वैज्ञानिक आर.के. जिनावनी कहते हैं कि गुजरात से जुड़े हिस्से में तापमान थोड़ा ज्यादा, लेकिन पूर्वी हिस्से में तापमान कम है।
पर अभी जिस तरह की हवा चल रही है उससे कह पाना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि गर्मी कैसी पड़ेगी। तापमान कितना है, वन कैन सी कि जो गुजरात के जो छटा हुआ इलाका है तो वहाँ थोड़ा 35-36 टच हो गया। आज अगर 14 फरवरी में देखें तो 35-36 हायर देन द नॉर्मल। अगर उत्तरी राजस्थान और दिल्ली का आजू बाजू का बात करें तो तापमान 25 से 29 डिग्री तक। तापमान में उतार चढ़ाव का असर सेहत पर भी पड़ने का अंदेशा है, इसीलिए आम जनता को सचेत रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जालौर जिले के सांचौर में भामाशाह द्वारा बनाकर सरकार को दिया गया ट्रॉमा सेंटर डॉक्टरों के अभाव में बेहाल है। दुर्घटना के हालात में ये ट्रॉमा सेंटर राहत की किरण बन सकता था, लेकिन स्टाफ और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी के चलते ये उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रहा है। ट्रॉमा सेंटर में करोड़ों रुपए की मशीन लगाई गई है, लेकिन तकनीकी स्टाफ नहीं होने के चलते अधिकतर मशीनें धूल फांक रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सांचौर के धमाड़ गांव में बने ट्रॉमा सेंटर का बुरा हाल। ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों की अकाल। एक डॉक्टर के सहारे हो रहा 24 घंटे काम। करोड़ों रुपयों की लागत से भामाशाह के जरिए बनाए गए इस ट्रॉमा सेंटर को जिस मकसद के साथ बनाया गया वो पूरा नहीं हो पा रहा है। धमाड़ गांव में नेशनल हाईवे 68 पर इसे ये सोचकर बनाया गया कि हादसे के बाद पीड़ित को जितनी जल्दी हो सके इलाज मिले, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा है और उसकी वजह बताई जा रही है डॉक्टरों की कमी। ट्रॉमा सेंटर में अलग अलग समस्याओं के विशेषज्ञ डॉक्टरों की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पूरे ट्रॉमा सेंटर को केवल एक डॉक्टर 24 घंटे चला रहे हैं। आलम यह है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के चलते ट्रॉमा सेंटर में लगी मशीनें धूल फाक रही हैं। ट्रॉमा सेंटर बहुत अच्छा बना हुआ है। भामाशाह ने अच्छे पैसे लगा के बढ़िया काम किया है और इसमें सिटी स्कैन की मशीन भी है, आईसीयू भी है और सीआर मशीन है और सब कुछ फैसिलिटी है। डायलिसिस की मशीन भी है, ब्लड बैंक की व्यवस्था है, पर डॉक्टर्स की कमी है सर। ऑर्थोपेडिक सर्जन में अकेला हूँ, इसके अलावा जनरल सर्जन की पोस्ट खाली है, एनेस्थेटिस्ट की पोस्ट खाली है सर और जनरल सर्जन नहीं है और फिजिशियन भी चाहिए सर। डायलिसिस की मशीन का खर्चा जो किया है गवर्नमेंट का उसका भी वसूल होना चाहिए लोगों को, यहाँ से गुजरात जाना पड़ता है लोगों को। वैसे तो सांचौर के अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा मिला हुआ है और उसी के नियंत्रण में ट्रॉमा सेंटर का भी संचालन किया जा रहा है, लेकिन जिला अस्पताल पहले ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी झेल रहा है। ऐसे में ट्रॉमा सेंटर में अस्पताल प्रबंधन डॉक्टर उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है, जिसका खामियाजा यहाँ के आमजन को उठाना पड़ रहा है। जालौर का जिला स्तर का चिकित्सालय और उसका ट्रॉमा सेंटर बदहाली से व्यतीत है। यहाँ लगभग 38 डॉक्टरों की पोस्ट होने के बावजूद जिला मुख्यालय के चिकित्सालय में महज 5 डॉक्टर कार्यरत है और उसमें जो 24 घंटे चलने वाला ट्रॉमा सेंटर है उसे महज एक डॉक्टर संचालित कर पा रहा है, जिसमें वो 24 घंटे ड्यूटी दे करके अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये बदहाल जो व्यवस्था है, चिकित्सा का जो एक पूरा क्षेत्र है, इसका खामियाजा कहीं न कहीं यहाँ के लोगों को, ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। नेशनल हाईवे पर आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर से प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया जाता है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए बिग ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार।